हे दोस्तों, क्या आपको मालूम है रॉबर्ट ग्रीन की बुक 48 लॉज ऑफ पावर अपने ब्रूटल मैनिपुलेशन टैक्टिक्स के कारण अमेरिका के प्रेजेंस में बैन है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इस बुक में ढेरों चीट कोड्स हैं जो हमारे लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकते हैं। बिकॉज ऑफ इट्स मैनिपुलेटिव टैक्टिक्स इसे वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस बुक ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। तो आइए हम बात करते हैं इस बुक के 48 लॉज में से कुछ लॉज के बारे में। 17वीं सेंचुरी में फ्रांस के किंग लुइस 14 के रूल में निकोलस फौके फाइनेंस मिनिस्टर थे। फौके बहुत वेल्दी थे और एक बार किंग को इम्प्रेस करने के लिए उन्होंने एक बहुत ग्रैंड पार्टी ऑर्गेनाइज की और इस पार्टी के थ्रू उन्होंने अपने वेल्थ और आर्टिस्टिक एक्सीलेंस का डिस्प्ले किया, क्योंकि किंग लुइस के कोर्ट से भी ज़्यादा शानदार था। जब किंग लुइस वहाँ पर आए तो इस पार्टी से बहुत इम्प्रेस्ड हुए, साथ ही वो फौके के वेल्थ और इन्फ्लुएंस को देखकर घबरा भी गए। उन्हें ये शो अपने पावर और प्रेस्टीज के साथ ओपन चैलेंज लगा। एज ए रिजल्ट किंग लुइस ने फौके को अरेस्ट करके जेल भेज दिया और अपने एक पोटेंशियल राइवल को खत्म किया। दोस्तों, ये एग्जाम्पल था नेवर आउटशाइन द मास्टर, वन ऑफ द लॉज बाय द ऑथर रॉबर्ट ग्रीन फ्रॉम हिज बुक द 48 लॉज ऑफ पावर। ये लॉ हमें अपने सुपीरियर्स या जो कि अथॉरिटी में है उसके सामने ज़्यादा कैपेबल दिखने से रोकता है, स्पेशली इन ए वे जो कि डायरेक्टली उनकी ईगो या पोजीशन को हर्ट करे। क्योंकि जब आप सबके सामने अपने सुपीरियर को आउटशाइन करते हो तब ये उनके अंदर जेलसी, इनसिक्योरिटी और रिजेंटमेंट को ट्रिगर कर सकता है और इन सारे निगेटिव इमोशन से वो आपके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं जो कि आपके करियर को नुकसान पहुंचा सकता है। मान लीजिए आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में वर्क करते हैं और आपका बॉस आपसे बहुत पावरफुल है और आपका प्रमोशन या डिसमिसल उसके हाथों में है, बट आपके एक्सेप्शनल स्किल्स और इनोवेटिव आइडियाज से उसे हल्का डर लगता है कि आप सबके सामने उसे आउटशाइन कर सकते हो। तो आप किसी भी बड़ी सक्सेस, भले ही उसमें आपका मेजर रोल हो, उसका डायरेक्ट क्रेडिट लेने की जगह उसका क्रेडिट अपने बॉस को दे सकते हो। इससे आपके बॉस का ईगो भी सेटिस्फाई होगा और आपके प्रमोशन के भी चांसेस बढ़ेंगे। लॉ नंबर 2, मेक अदर पीपल कम टू यू, यूज बेट इफ नेसेसरी। लोगों के पीछे नहीं भागना है बल्कि उन्हें अपने पास आने देना है। ऐसा करना है कि लोग खुद तुम्हारे पास अट्रैक्ट हो, तुम्हारे आइडियाज की तरफ खींचे चले आए। इसके लिए अगर कोई बेट यूज करना है तो जरूर करना चाहिए, जैसा डिज्नी ने किया था फॉक्स को एक्वायर करने के लिए, जो उसका सबसे बड़ा कंपटीटर था। 2017 में द वॉल्ट डिज्नी कंपनी ने 21st सेंचुरी फॉक्स, जो कि एक बहुत बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनी थी और डिज्नी की सबसे बड़ी राइवल थी, उसका एक्विजिशन को सोचा। डिज्नी का खुद का बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस था एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, बट वो और बड़ा होना चाहता था। 21st सेंचुरी फॉक्स, जो कि 20th सेंचुरी फॉक्स, सर्चलाइट पिक्चर्स और बहुत सारे टेलीविजन नेटवर्क्स ओन करता था, डिज्नी के लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी था। तब डिज्नी ने खुद को ऐसे पोजीशन किया कि फॉक्स का सबसे बढ़िया पार्टनर हो सकता है, जिससे दोनों का बहुत बेनिफिट होगा by combining their resources and content libraries। डिज्नी का बेट था उसका सब्सटेंशियल फाइनेंशियल ऑफर और प्रोस्पेक्ट ऑफ लॉन्ग टर्म म्यूचुअल सक्सेस। डिज्नी ने 21st सेंचुरी फॉक्स को अप्रॉक्सीमेटली $71.3 बिलियन इन कैश एंड स्टॉक ऑफर किया और ये इतना बड़ा अमाउंट था कि फॉक्स खुद ही नेगोशिएशन टेबल पर अपने आप आ गया। डील के फाइनेंशियल इंसेंटिव्स और अपॉर्चुनिटी टू बी अ पार्ट ऑफ ए मीडिया पावर हाउस को इग्नोर करना बहुत मुश्किल था फॉक्स के लिए। और 2019 में डिज्नी ने मेजॉरिटी ऑफ 21st सेंचुरी फॉक्स एसेट को एक्वायर कर लिया, जिससे डिज्नी को बहुत फायदा हुआ। उसका कंटेंट लाइब्रेरी बहुत बड़ा हो गया और वो और स्ट्रांग हो गया। डिज्नी का बेट था उसका फाइनेंशियल ऑफर, जिससे फॉक्स खुद डील करने आ गया, बट उसके एंटरटेनमेंट एसेट्स और सेवरल टेलीविजन नेटवर्क उसके हाथ से निकल गए, जिससे उसका इन्फ्लुएंस मीडिया में और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बहुत कम हो गया और फॉक्स में बहुतों की जॉब भी गई ड्यू टू दिस एक्विजिशन। लॉ नंबर 3, मास्टर द आर्ट ऑफ टाइमिंग। परफेक्ट टाइमिंग से हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं और उसका मेन एलिमेंट है ये रिकॉग्नाइज करना कि कब एक्ट करना है, कब वेट करना है और कब मौके का फ़ायदा उठाना है। और ये तभी हो सकता है जब हम फुल्ली अवेयर होते हैं अपने सराउंडिंग के, अपने फ्रेंड्स, एनिमी और अपने गोल के। परफेक्ट टाइमिंग के साथ इक्वली इंपॉर्टेंट होता है आर्ट ऑफ अवॉइडिंग प्रीमेच्योर एक्शन, जिसके लिए बहुत पेशेंस चाहिए टू वेट फॉर द राइट मोमेंट, क्योंकि एक थोड़ी सी जल्दबाजी सालों की मेहनत वेस्ट कर सकती है। टाइमिंग का मतलब ये भी होता है टू नो व्हेन टू सीज द मोमेंट, और इसके लिए अपने हेजिटेशन और डर से आगे निकलना पड़ता है। टाइमिंग का बेस्ट एग्जांपल स्टॉक मार्केट में इन्वॉल्व सीजन इन्वेस्टर है। उनको पता होता है राइट टाइम टू बाई और सेल, क्योंकि राइट टाइम पर राइट ट्रेड कैन मेक ह्यूज सम ऑफ मनी, और अगर थोड़ी जल्दबाजी की तो जेब खाली। आर्ट ऑफ टाइमिंग का बेस्ट हिस्टोरिकल एग्जांपल है द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। अक्टूबर 1962 में द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस 13 दिन का स्टैंड ऑफ था द यूनाइटेड स्टेट्स और द सोवियत यूनियन के बीच, जिसमें वर्ल्ड न्यूक्लियर वार होने के बहुत करीब आ गया था। हुआ ये था कि अक्टूबर 1962 में यूएस इंटेलिजेंस को ये पता चला कि सोवियत यूनियन ने क्यूबा में सीक्रेटली न्यूक्लियर मिसाइल रखे हैं जो कि सिर्फ 90 माइल्स दूर थे यूएस से। तब के प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी जानते थे कि दे हैव टू वेट फॉर द परफेक्ट टाइम और कोई जल्दबाजी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक भी गलत एक्शन से न्यूक्लियर वॉर हो सकता था।
इसलिए उन्होंने मिलिट्री एक्शन नहीं लिया बल्कि वेट किया टू असेस द सिचुएशन। फिर केनेडी ने नेवल ब्लॉकेड और रिंग ऑफ शिप्स क्यूबा के चारों तरफ ऑर्डर कर दिया, जिससे कि सोवियत और मिलिट्री सप्लाई न ला सके क्यूबा में। उन्होंने कोई हड़बड़ाहट नहीं की और पेशेंस के साथ काम किया और सोवियत लीडर्स के साथ डिप्लोमेटिक वे को चुना। इससे दोनों साइड्स को अपॉर्चुनिटी मिली पीसफुली मैटर को सॉर्ट आउट करने का और अल्टीमेटली सोवियत ने क्यूबा से मिसाइल्स हटा लिए यूएस के क्यूबा को इन्वेड न करने को एग्री कराकर। केनेडी की एबिलिटी टू वेट फॉर द राइट मोमेंट टू अनाउंस द क्वारंटीन और पेशेंस ने दुनिया को न्यूक्लियर वॉर से बचा लिया। लॉ नंबर 4, प्ले ए सकर टू कैच ए सकर, अपीयर डम्बर देन यू मार्क। जब तुम कम इंटेलिजेंट या कैपेबल लगते हो तो दूसरे तुमको अंडर एस्टिमेट करेंगे, जिससे तुमको एडवांटेज मिल सकती है, क्योंकि तब लोग ज़्यादा केयरलेस हो जाएंगे और ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट, जिससे वो गलती कर बैठेंगे जो कि वो ना करते अगर उन्हें लगता कि सामने वाला बहुत इंटेलिजेंट है। तुम्हारे कम इंटेलिजेंट दिखने से सामने वाला ज़्यादा फ्री होकर बोलता है, जिससे वो अपने प्लान्स या कुछ वैल्यूएबल चीज़ें बता सकता है जो कि वो वैसे न बताता। तुम्हारे डम दिखने से वो तुम्हें सीरियसली नहीं लेगा और यही तुम्हारा बोनस है। एग्जाम्पल, द डिसेप्शन ऑफ ऑपरेशन फॉर्टिट्यूड। वर्ल्ड वॉर 2 में अलाइड पार्टीज जो कि यूके, यूएसए, कनाडा, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और कुछ और कंट्रीज का ग्रुप था, उसने ऑपरेशन फॉर्टिट्यूड को कंडक्ट किया टू मिसलीड द नाजी जर्मनी, ताकि उनको डी डे लैंडिंग जो कि नॉर्मंडी में होने वाला था उसके टाइमिंग और लोकेशन का पता न चल सके। ये एक ऐसा डिसेप्शन था जिसमें वीकर दिखकर अपने एनिमी को अपने इंटेंशन का पता चलने नहीं दिया। अलाइज प्लान कर रहे थे लार्जेस्ट एम्फीबियस इन्वेजन इन द हिस्ट्री, जिसका नाम था ऑपरेशन ओवरलोड, जो कि डी डे लैंडिंग बनाई नॉर्मंडी, जिसका मेन मकसद था नॉर्थ वेस्ट यूरोप को नाजी जर्मनी से लिबरेट कराना। ऑपरेशन फॉर्टिट्यूड का काम था कितना बड़ा इल्यूजन क्रिएट करना, जिससे जर्मन बिलीव कर सके कि अलाइड इन्वेजन किसी दूसरे लोकेशन कैलाइस में हो रहा है, न कि नॉर्मंडी में। उन्होंने एक फिक्शनल आर्मी क्रिएट किया, द फर्स्ट यूएस आर्मी ग्रुप फुसैग। उसके लिए उन्होंने फेक इक्विपमेंट्स, व्हीकल्स और सप्लाईज को साउथ ईस्टर्न इंग्लैंड में प्लेस किया, जिससे जर्मन आसानी से देख सके। रेडियो ट्रैफिक को मैनिपुलेट किया, जिससे कि जर्मन्स को लगे कि फुसैग कैलाइस में इन्वेजन की तैयारी कर रहा है। जर्मन को लग रहा था कि एलाइज कितने बेवकूफ हैं, उनका पूरा प्लान जर्मन्स को पता चल गया है। रियल मूवमेंट आया 6 जून 1944 को, जो था दी एक्चुअल डी डे लैंडिंग इन नॉर्मंडी। जर्मन्स को उल्टा लगा कि नॉर्मंडी डाइवर्जन है और मेन इन्वेजन कैलाइस में होगा। ऑपरेशन फॉर्टिट्यूड जर्मन इंटेंशन को पूरी तरह से डाइवर्ट करने में सक्सेसफुल हुआ। जर्मन रियल थ्रेट के लिए तैयार नहीं थे और अलाइज ने वेस्टर्न यूरोप में अपना कदम जमा लिया। तो इस तरह अलाइज बेवकूफ बनकर भी वेस्टर्न यूरोप को नाजी जर्मनी से फ्री कराने में सफल रहे। लॉ नंबर 5, इन्फेक्शन, अवॉइड द अनहैप्पी एंड द अनलकी। जो लोग हमेशा उदास रहते हैं या निगेटिव माइंडसेट के होते हैं या कंप्लेनिंग नेचर के होते हैं, वो निगेटिव एनर्जी ही रेडिएट करते हैं। उनकी निगेटिविटी इन्फेक्शियस हो सकती है। अनहैप्पी और अनलकी लोग जिनसे जुड़ते हैं वो उनकी पॉजिटिव एनर्जी और इंथुजियाज्म को भी ड्रेन कर देते हैं। अगर आप ऐसे लोगों से जुड़ते हो जो कि अनहैप्पी या अनलकी माने जाते हैं, इससे आपकी भी इमेज टार्निश होगी, क्योंकि फिर आपकी भी इमेज वैसी ही बनेगी। और वैसे भी कहा गया ना दोस्तों, जैसी आपकी संगत होती है वैसी ही आपकी सोच होगी। ऑथर कहते हैं कि खुद की इमोशनल और साइकोलॉजिकल वेलबींग हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, और वो लोग जो हम पर नेगेटिव इन्फ्लुएंस डालते हैं हमें उन्हें अवॉइड करना चाहिए और उनसे जुड़ना चाहिए जो कि पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव माइंडसेट के होते हैं। तो दोस्तों, ये 5 लॉ थे फ्रॉम द बुक द 48 लॉज ऑफ पावर। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।